गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बच्चों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ विच इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, GIF भी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं चलो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर है बेटा, जैसे कोई नंबर है मान लो 3.5। ठीक है, 3.5 नंबर है बेटा। तो ये इसमें दो पार्ट होते हैं, कोई भी नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पॉइंट से पहले लिखा रहेगा डिजिट और एक पॉइंट के आगे नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चा पार्टी, 3 प्लस 0.5। सही है, तो ये 3 क्या है, ये इंटीजर है, और ये 0.5 क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। सही है, तो कोई भी नंबर, अगर इन जनरल में बात करूं, कोई भी नंबर जो x होता है वो, उसको हम लोग दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। सही है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बोलते हैं और इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या है, जैसे 3.5 दिया है तो 3.5 में जो इंटीजर वाला पार्ट होगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और जो पॉइंट के बाद लिखा रहता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, मतलब अगर मैं 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपसे पूछूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछूं, तो वो 3 हो जाएगी। सही है, ऐसे मान लो लिखा है कि 4.1, इसका इसका आपका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है, ऐसे मान लो आपका लिखा है 5 का क्या हो जाएगा बेटा, उसका तो 5 ही हो जाएगा क्योंकि वो खुद ही इंटीजर है। ठीक है, और जैसे ले लो 9.001, इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जस्ट पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा है 9। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं 9.999, इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा 9। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, -3 का क्या होगा, -3 का 3 हो जाएगा। सही है, 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। सही है, -3.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -3.5 का इंटीग्रल पार्ट -3 नहीं होगा। क्यों, चलो अब देखते हैं। अब हमारी मुद्दे की बात आई है, तो जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, कि कोई भी नंबर अगर सपोज x है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, जैसे मान लो हमने 3.5 लिया, तो 3.5 का 3.5 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में। सही है, चलो ये भी यहाँ पे बना लेते हैं। 3.5 जो है बेटा वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में। सही है, तो 3.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, या तो वही नंबर होगा या उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो ऐसी अगर मैं इन जनरल बात करूं, जैसे x है तो x का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, या तो खुद x होगा या उससे पहले वाला इंटीजर, x -1। ठीक है ना,
एक मिनट, छोटा कर लेते हैं। या तो x x का इंटीग्रल पार्ट मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो x 3.5 है, तो अगर x 3.5 है तो x 3.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इससे पहले वाला हो जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। जो भी नंबर आपको दिया जाए, बोला जाए कि इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ बेटा, तो या तो अगर मान लो वो खुद नंबर इंटीजर हुआ तो वही उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। लाइक जैसे एग्जांपल था आपका ये 5 और -3 हो गया, 0 हो गया, तो देखो अगर वो खुद ही इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट वही हो जाएगा। और अगर मान लो पॉइंट वगैरह में लाइक 3.5 है तो जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछूं -3.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बेटा, इसको प्लॉट करो तो जरा। ये है मान लो -3.5, -3.5 किसके किसके बीच में होता है, -3 और -4 के। तो -3.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है बेटा, -4 है, -3 नहीं है, -3 तो उसके आगे लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? जिस नंबर का भी इंटीग्रल पार्ट पूछा जाए तो या तो वो खुद ही नंबर होगा अगर वो इंटीजर हुआ, या फिर उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, -4। सही है। और एग्जांपल देखो, जैसे -2.003, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो -2.003 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा बेटा, -3। सही है। माइनस का 7.12, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बेटा, तो -7.12 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा बेटा, -8। बोलो क्लियर है। 0.35, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0.35 से पहले इंटीजर कौन होगा बेटा, 0 होगा। बोलो क्लियर है। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। अगर यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बता दो भैया, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो। यहां तक आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा कि मतलब क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, काफी थोड़ा और आपका मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो -6 का, -6 का क्या होगा, अब ये खुद ही इंटीजर है तो इसका इंटीग्रल पार्ट -6 ही होगा। और ले लो बेटा 12.5 ले लो, 12.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बेटा, 12 होगा। बोलो क्लियर है। किसी को भी अगर दिक्कत हो तो बोलो। पाई ले लो, पाई आपको पता है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 3.14। वैसे तो इरेशनल नंबर होता है 3.14, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक वैल्यू होती है। ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो लेकिन हमें तो इंटीग्रल पार्ट से मतलब है, तो 3.14 आगे क्या है पॉइंट के, उससे मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले क्या है 3, तो पाई का इंटीग्रल पार्ट 3 हो गया। ऐसे ई ले लो बेटा, ई का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, ई का इंटीग्रल पार्ट, ई की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, ये भी इरेशनल होता है। तो आगे क्या है पॉइंट का, उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है ना, आगे क्या है उससे मतलब नहीं है, 2.71 समथिंग है तो इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया। बोलो बात क्लियर है। ऐसे ही मैं अगर बोलूं -पाई, तो बेटा -पाई कितना हो जाएगा, माइनस का 3.14 समथिंग। ठीक है ना, माइनस का 3.14 समथिंग। बोलो बात क्लियर है बच्चा पार्टी। तो -3.14 समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर -4। और देख लो एग्जांपल, माइनस का 0.1, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो -0.1 से जस्ट पहले इंटीजर क्या होगा, -1। बोलो अगर किसी को भी दिक्कत हो यहां तक तो। ठीक है, और देखो जैसे मान लो 1/5, 1/5 कितना होता है बेटा, 0.2, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, 0.2 का इंटीग्रल पार्ट। बोलो अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। ठीक है, नोट कर लो ये एग्जांपल्स ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको। कोई भी अगर दिक्कत है तो बोलो।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर मैं देखो कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं, मैंने लिया मान लो बेटा x इज इक्वल टू लिया मैंने 1.3। ठीक है, x इज इक्वल टू अगर 1.3 लिया बेटा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। सही है। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1.45 लिया, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी तब भी 1 ही रहेगी। ठीक है, मैंने x इज इक्वल टू 1.8 ले लिया, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी बेटा, अभी भी 1 रहेगी। ठीक है ना। अगर मैंने इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1. ठीक है ना, अगर मैंने इसकी वैल्यू 1.9 ले ली, तो फिर इसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, अभी भी इसकी इंटीग्रल वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, और एक दो वैल्यू ले लेते हैं। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 1.999 ले ली, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, तब भी इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। बोलो बात क्लियर है। तो मतलब ऐसे 1 1 1 कब तक आता रहेगा, हम x की वैल्यू क्या लेते रहे कि 1 1 आता रहेगा। चलो मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, तो भी इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हम x की वैल्यू कहां तक लेते रहे, 1 पे 1 है, 1 के आगे ले रहे हैं तो 1 1 आ रहा है, तो ये कहां तक 1 1 आता रहेगा। जैसे ही आप x की वैल्यू 2 लोगे, इंटीग्रल पार्ट आपका क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि 1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज का इंटीग्रल पार्ट, 1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज का इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो क्या होगा बेटा, 1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो आपका 1 होगा। बोलो ये बात क्लियर है। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये रियल नंबर लाइन है बेटा, ये रियल नंबर लाइन है, थोड़ी अच्छी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 1 है, ठीक है, ये आपका 2 है, ठीक है, ये आपका 3 है। तो अगर मैं 1 और 2 के बीच में, अगर मैं 1 और 2 के बीच में, देखो 1 पे मान लो ये 1 है, 1 पे वैल्यू 1 है, तो अब मैं 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू लूंगा, तो इंटीग्रल पार्ट बेटा क्या आता रहेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और 2 पे ओपन रहेगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 2 होगी, आपका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो ये 2 है वैल्यू, सही है, ये वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो 1 से लेके 2 तक अगर आपने x की वैल्यू ली, तो आपको इंटीग्रल पार्ट 1 1 1 1 1 1 मिलता रहेगा, और जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 ली, आपका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर अगर आप x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में ले रहे हैं, अगर आप x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ले रहे हो, अगर आप x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ले रहे हो, तो आपका इंटीग्रल पार्ट क्या आता रहेगा, आपका इंटीग्रल पार्ट जो है वो 2 2 2 2 आता रहेगा। और जैसे ही x की वैल्यू आप 3 लोगे, आपका इंटीग्रल पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो चलो एक बार मैं फिर से यहां साइड में बता देता हूं। ठीक है, काफी बार बता चुका हूं। देखो अगर आपकी x की वैल्यू, अगर आपकी x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो फिर आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना होगा, 1 होगा। अगर आपकी x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, और अगर आपकी x की वैल्यू 3 से 4 के बीच है, तो आपका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 3 होगा। और अगर आपकी x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में है, तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 4 होगा। बोलो बात क्लियर है। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, मतलब ग्राफ बना लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। तो अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, 1 2 3 4, -1
-2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक है, पहले नंबर प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये आपका 0 है, -1 -2 -3, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो अगर आप x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक ले रहे हो तो आपका इंटीग्रल पार्ट क्या आता रहेगा? 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और 2 पे बेटा 2 पे वैसे ही वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये 2 से लेके 3 तक ऐसे वैल्यू चलती रहेगी। जैसे ही आप x वैल्यू 3 लोगे तो आपका इंटीग्रल पार्ट 3 आ जाएगा, और ये 3 कहां तक चलता रहेगा? जब तक कि आप x की वैल्यू 4 नहीं ले लेते। जैसे ही x की वैल्यू 4 लोगे इंटीग्रल पार्ट 4 आ जाएगा, फिर ये ऐसे चलता रहेगा आपका जब तक कि x की वैल्यू 5 नहीं ले लेते। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर आप x की वैल्यू बेटा 0 से 1 के बीच में लेते हो, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो इंटीग्रल पार्ट हमेशा क्या होगा? 0 आता रहेगा। बोलो क्लियर है? अगर आप x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लेते हो तो इंटीग्रल पार्ट हमेशा -1 आता रहेगा। अगर आप x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट हमेशा -2 आता रहेगा। अगर आप x की वैल्यू -3 और -2 के बीच में लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट हमेशा -3 आता रहेगा। आई होप क्लियर होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और शॉर्टकट में इसको हम लोग GIF भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा। नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा। अगर किसी को भी डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यार, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ग्राफ। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं ताकि हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस कर सकें। ग्राफ बन चुका है, हम लोग डोमेन रेंज वगैरह जो बाकी चीजें होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डोमेन रेंज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे। तो डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन होता है आपका, डोमेन होता है, ठीक है ना, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ। ठीक है, तो आपको एक्स एक्सिस पे देखना है कितना पोर्शन ग्राफ कवर कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना पोर्शन ग्राफ कवर कर रहा है ये आपको देखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है सिर्फ इतना ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये ऐसे इन्फिनिटी तक, ये ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगा और ये ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ इतना ग्राफ नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। बोलो बात क्लियर है? तो डोमेन क्या होगी? तो देखो यार, 0 से 1 के बीच में इतना पोर्शन कवर किया, 0 से 1 के बीच में यहां तक पोर्शन कवर किया, उसके बाद 1 से 2 तक इसने पोर्शन कवर किया, 2 से 3 के बीच में ये वाला पोर्शन कवर कर रहा है, 3 से 4 ये कवर कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। और अगर पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है तो डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी आपकी ऑल रियल।
डोमेन ऑल रियल हो गई। और अगर रेंज की बात करें, ठीक है, अगर रेंज की बात करें तो आप देख सकते हो सिर्फ आपको इंटीजर्स मिल रहे हैं। अगर आप 0 से 1 एक्स की वैल्यू लोगे तो आपको 0 वैल्यू मिलेगी। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लोगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। अगर आप एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लेंगे तो वैल्यू 2 मिलेगी। 3 से 4 के बीच में वैल्यू लेंगे तो वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक्स की रियल वैल्यू ले लो, आपको फंक्शन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर मिलेगी, क्योंकि इंटीजर ही होती है। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी आपकी ऑल इंटीजर्स। रेंज क्या हो गई? ऑल इंटीजर्स। उसके नेक्स्ट है हमारा रूट। रूट क्या है? तो रूट का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पोर्शन पे कट कर रहा है। ठीक है, रूट का मतलब क्या है? ग्राफ कितने पोर्शन को एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पोर्शन पे कवर कर रहा है। तो बेसिकली हमारा सिर्फ इतना ग्राफ होगा जो डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, ये जो डिजाइन बना रखी है ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो रूट हो जाएगा हमारा 0 से लेके 1 तक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स तो इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रूट्स कहां से कहां तक होंगे तो वो ये आपका 0 से लेके 1 तक हो जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम मिनिमम। अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करूं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, है ना? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और ये नीचे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होंगी वो डज नॉट एग्जिस्ट होंगी। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ओके, क्लियर है? उसके बाद और तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, एसिम्पटोट की बात कर लेते हैं। एसिम्पटोट की बात करेंगे तो एसिम्पटोट जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन किसी भी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, फंक्शन किसी भी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है इन्फिनिटी तक, तो कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा। तो एसिम्पटोट हो जाएगा आपका नल। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन ऑल रियल, रेंज ओनली इंटीजर्स। रूट की बात करेंगे तो क्लोज्ड 0 से ओपन 1, और मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। और एसिम्पटोट की बात करेंगे तो एसिम्पटोट भी नल, कोई भी एसिम्पटोट आपका नहीं आएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बच्चों। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।